हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुस्कान, राजू, जागृति, अंजलि, पूजा, समीक्षा, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास भी आप लोग कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी जीएस की कंप्लीट तैयारी होती है, लेकिन सुबह 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी कि तो आप ऐप है जो यूपीपीसीएस का पीडब्ल्यू का चैनल है, वहाँ पर 7 बजे डीसीए होता है। डीसीए का मतलब होता है डेली करंट अफेयर, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम वो महत्वपूर्ण खबरें बताई जाती हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस सेशन में जरूर जुड़ा करिए, वहाँ से आपकी करंट अफेयर की भी तैयारी होती रहेगी। आज आपका लेक्चर नंबर 7 है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की विशेषता आज की टॉपिक है। क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता आज के टॉपिक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है, जिसके अंतर्गत समझाया गया था कि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों का, कानूनों का लिखित या अलिखित जो संग्रह होता है, उसी कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। यानी कि संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है, और यही संविधान सरकार के साथ तीनों अंगों को, यानी कि कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। साथ ही साथ उनके शक्तियों का सीमांकन करता है। सीमांकन का मतलब है इसको बांटता है, और साथ ही साथ उनकी शक्तियों को प्रतिबंधित भी करता है, यानी उनकी शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान की मर्यादाओं में रहकर करें। उसे ही संविधान कहा जाता है। ऐसा ही भारत का संविधान है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 393 में कहा गया है, जिसका शीर्षक भारत का संविधान रखा गया है। क्या? जिसका शीर्षक भारत का संविधान रखा गया है। उसी संविधान की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम उसी संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। तो आज आपको हम पढ़ाते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता में क्या शामिल है। तो भारतीय संविधान की विशेषता में क्या शामिल है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं आज। भारतीय संविधान की विशेषता में क्या क्या पढ़ना है आपको? भारतीय संविधान की विशेषता में क्या क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की विशेषता में सबसे पहले आपको यह जानना है कि संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। साथ ही साथ यह संविधान कैसा है? भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि यह नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। यानी कि भारतीय का संविधान न तो बहुत कठोर है, न ही बहुत लचीला है। इसको पढ़ेंगे, अभी ये हेडिंग बता रहे हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता वाले टॉपिक में हमें किस किस सब टॉपिक का अध्ययन करना है। तो इसमें पहला मुद्दा हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हम दूसरा मुद्दा इसमें पढ़ेंगे, भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी कि न बहुत कठोर है, न बहुत लचीला है। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान जो है वह संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, ये शब्द आ चुका है आपके बीच, और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य संतुलन है। और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य, न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य क्या है? संतुलन है। न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य संतुलन यानी सामंजस्य है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता की बात की गई। भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न देश घोषित किया गया है। भारत में समाजवाद तत्व को शामिल किया गया है। भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत को
एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। साथ ही साथ भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया है। भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया गया है। साथ ही साथ भारत देश में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को शामिल किया गया है। मूल अधिकार को शामिल किया गया है। मूल अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत एक विशेषता ये भी है कि कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत डीपीएसपी को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी को भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता के विचार को अपनाया गया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारत में आपातकालीन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? भारत में आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की विशेषता एक ये भी है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी लोगों को वोट देने के लिए अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा है। वयस्क मताधिकार की चर्चा है। इसके साथ ही साथ भारत में संसदीय व्यवस्था और इसके अलावा सशक्त केंद्र के साथ एकात्मक व्यवस्था को, सशक्त केंद्र के साथ भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज को शामिल किया गया। किसकी? पंचायती राज व्यवस्था को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक विशेषता ये भी है कि यहाँ एससी को, यहाँ एसटी को, यहाँ महिला के लिए, यहाँ अल्पसंख्यक के लिए, यहाँ पिछड़े वर्गों के लिए और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बच्चों के लिए भी संविधान में क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे सफलतम और सबसे विशिष्ट और सबसे बेहतर संविधान माना जाता है। तो ये हेडिंग है केवल, जिसको हम 5 से 6 घंटे में पढ़ाएंगे। मिनिमम 5 घंटे लगेगा इसको पढ़ने में आपको। लेकिन इतना पढ़ने के बाद पूरे भारत का संविधान आपको दिखने लगेगा, झलकने लगेगा और भारतीय संविधान की समझ धीरे धीरे आपके माइंड में डेवलप होने लगेगा। यही मेंस में सिलेबस में लिखा गया है। जब आप अपने यूपीपीसीएस के मेंस का पाठ्यक्रम देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में डायरेक्ट ये सारे वर्ड लिखे गए हैं, भारतीय संविधान की विशेषता। और इस भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने होते हैं। ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं और इतना पढ़ने के बाद आप ये भी समझ जाते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, भारत को गणराज्य क्यों कहा गया, गणराज्य का मतलब क्या होता है, मूल अधिकार को क्यों शामिल किया गया, समाजवादी तत्व को क्यों शामिल किया गया, समाजवाद क्या कहता है। इसके अलावा डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी क्यों शामिल किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में क्यों जोड़ा गया, कैसे भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के संतुलन को साधा गया है, क्यों आपातकालीन व्यवस्था को शामिल किया गया है, आपातकाल क्या होता है, आपातकाल का उद्देश्य क्या होता है, प्रशासन के तृतीय स्तर पंचायती राज व्यवस्था को क्यों जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। इन सारे बातों की संक्षिप्त जानकारी हो जाएगी। यही भारतीय संविधान की विशेषता है। तो अब आइए बारी बारी से हम एक एक हेडिंग को बाहर निकालेंगे और इसका ऑपरेशन करते हुए आपको समझाएंगे डिटेल में। तो ये क्या था? ये पूरा भारतीय संविधान की विशेषता है और ये हेडिंगें जब आपको याद रहेंगी तो कल जब मेंस में भी सवाल आ जाएगा कि भारतीय संविधान की विशेषता को स्पष्ट कीजिए, 200 शब्दों में ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आराम से आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। अभी हम आपको मेंस का आंसर लिखने का तरीका नहीं बता रहे। ये टॉपिक जब आपका पूरा हो जाएगा, जब मैं संविधान संशोधन भी पढ़ा दूंगा, तो आपके पास 3 टॉपिक हो जाएंगे मेंस के सवाल लिखने के लिए। एक शासन प्रणाली,
जहां संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था थी, एक भारतीय संविधान की विशेषता और एक आपका संविधान संशोधन। तब तीनों टॉपिक को हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कहां से जाकर प्रीलिम्स का सॉल्व करिए, और मेंस के प्रश्न भी आपको लिखाएंगे और इसकी फॉर्मेटिंग भी कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आज का पहला टॉपिक, पहली हेडिंग बाहर निकालते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और विश्व का सबसे लिखित संविधान है, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसी हेडिंग से एक बात मैं सिखाना चाहूंगा फैक्ट के रूप में, जो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम जो है कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का संयोजन होता है। यहां पर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी तैयार करना है और अच्छे से फैक्ट भी तैयार करना है। तो सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर कभी प्री में सवाल आ जाए विश्व का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, अमेरिका का, ब्रिटेन का या भारत का, तब तो आप आंसर देंगे भारत का। लेकिन अगर कभी पूछा जाए विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर कभी पूछा जाए विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। नोट में यह बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान कहां का है, प्रथम लिखित संविधान कहां का है, प्रथम लिखित संविधान कहां का है, तो आप आंसर देंगे अमेरिका का है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहां का है, तो आप आंसर देंगे भारत का। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि भारत का संविधान लिखित नहीं है। भारत का संविधान बड़ा भी है, भारत का संविधान लिखित भी है, लेकिन विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो तैयार हुआ था वो अमेरिका का था। लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। सर आखिरकार कुछ तो होगा, आखिरकार भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है? आखिरकार भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है? अच्छा, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण मतलब कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। कब की बात मैं कर रहा हूं? ये बात मैं आपको 26 नवंबर 1949 की कर रहा हूं। लेकिन बात अगर वर्तमान की की जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 460 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अभी वर्तमान में अनुसूची 12 हो गई है और वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। और अब तक भारतीय संविधान के अंतर्गत 106 बार परिवर्तन हो चुका है, यानी कि 106 बार संशोधन भी हो चुका है। तो इसका मतलब वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत 460 से अधिक आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हो चुके हैं। अतः भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इतने आर्टिकल, इतने पार्ट और इतने शेड्यूल भारत के अलावा किसी अन्य देश के संविधान में देखे नहीं जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान हम लोग कहते हैं। यहीं पर एक मेंस का सवाल बनेगा, पहले उसकी चर्चा करके तब हम लिखित संविधान पर आएंगे। एक सवाल मेंस में आपके बन सकता है कि भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया? भारतीय संविधान के व्यापकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये मेंस में कल क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पास कम से कम 4-5 अच्छे कारण होने चाहिए जिसके माध्यम से आप बता सकें भारतीय संविधान बड़ा तो है, लेकिन ये बड़ा होने का रीजन क्या है? आखिरकार भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया?
भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों हो गया, इसकी व्यापकता का रीजन क्या था, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको एक हेडिंग के माध्यम से, यहां भी मैं छोड़ के रखा हूं, अभी मुझे लिखित संविधान के बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की व्यापकता का कारण क्या है। भारतीय संविधान की व्यापकता का कारण, ये बात तो सब बच्चे जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन ये बात बहुत कम बच्चे जानते हैं कि आखिरकार भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया, भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों हो गया, भारतीय संविधान की व्यापकता के कारण क्या है। आइए, पहला कारण क्या है भारतीय संविधान के बड़ा होने का। भारतीय संविधान के बड़ा होने का पहला कारण क्या है, भारत की विविधता, भारत की विविधता एवं विशाल जन आकार, विशाल जन आकार, यानी जो भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी थी और जो भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग वर्गों के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग भाषाओं के लोग थे, और इसी डाइवर्सिटी के कारण, इसी विविधता के कारण हर वर्गों का ध्यान भारतीय संविधान निर्माताओं ने दिया, और इसी विविधता के कारण, इसी डाइवर्सिटी के कारण भारतीय संविधान क्या होता गया, बढ़ता गया, भारतीय संविधान व्यापक होता गया, भारतीय संविधान बड़ा होता चला गया। दूसरी बात, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मेंस का डिस्कशन मैं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को कारण सहित समझिएगा और बीच में क्लास का रिदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से पूरे क्लास को समझेंगे और लास्ट 5 मिनट में मैं हर बच्चे से बात कर लूंगा, हर पॉइंट के बारे में पूछ लूंगा, किसी का कोई डाउट होगा वो डाउट मैं ले लूंगा, कोई और आपके सुझाव सलाह या कोई चिंता होगी मैं लास्ट में 5 मिनट ही बात करूंगा, क्लास के बीच में कोई बातचीत हमारी आपकी नहीं होगी, ताकि क्लास का रिदम सही से चले, और रिदम सही से चलेगा तो आपको कहानी ज्यादा अच्छी से समझ में आएगी, और बार बार रिदम टूटेगा तो बच्चों का डिस्टर्बेंस होता है ना। तो चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं भारतीय संविधान की व्यापकता का प्रमुख कारण क्या है। सबसे प्रमुख कारण है कि भारत की विविधता, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, ये विविधता धर्म के आधार पर भी है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ये विविधता भाषा के आधार पर है, अलग अलग भाषा के लोग यहां पर रहते हैं, ये विविधता क्षेत्र के आधार पर है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों को, भारत को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया, जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया। दूसरी बात, जैसे कि अगर मुझे ऐसे बच्चों को पॉलिटी पढ़ाना हो जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया हो, एक बार उसका मेंस भी निकल गया हो, इंटरव्यू दे रहा हो, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, तो मुझे पॉलिटी में तराशना हो, पॉलिटी के बारे में मुझे समझाना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं सर, जब उसको आता है तो आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसको आता है तो हमें एक एक बात को खोल के स्पष्ट करना होगा कि उसको केवल हमें हेडिंग मेन बातें बतानी होगी। अगर मैं मेंस के बच्चों को पढ़ाता, ऐसे बच्चों को पढ़ाता जो इंटरव्यू एक बार दे चुके हैं और उनको मुझे भारतीय संविधान की विशेषता बताना होता, तो मैं केवल यही डायग्राम से उनको समझा देता, मैं केवल इसी डायग्राम से भारतीय संविधान की विशेषता उनको समझा देता और उनको समझ में आ जाता। लेकिन मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं? ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, ऐसे बच्चे जिनकी पॉलिटी पे बहुत अच्छी कमांड नहीं है, ऐसे बच्चे जो अभी पॉलिटी के क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे बच्चों को पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक शब्द को क्लियर करना पड़ रहा है, मुझे एक एक हेडिंग को क्लियर करना पड़ रहा है, मुझे छोटी छोटी बातों को बताना पड़ रहा है, मुझे यहाँ बच्चों को बहुमत तक बताना पड़ रहा है, मुझे यहाँ बच्चों को साधारण बहुमत और विशेष बहुमत का अंतर बताना पड़ रहा है, यहाँ मुझे बच्चों को प्रतिनिधित्व का मतलब बताना पड़ रहा है, यहाँ मुझे बच्चों को विविधता क्या होती है इसका मतलब समझाना पड़ रहा है। तो ये क्लास छोटी होगी कि बहुत बड़ी हो जाएगी? क्या ये इस तरीके से पढ़ा के मैं 10 घंटे में पॉलिटी पढ़ा सकता हूं? कभी नहीं। इतने डिटेल में पॉलिटी पढ़ाने के लिए कम से कम सर आपको 100 घंटे चाहिए, वो भी आपने नोट्स दे दिया है, अगर नोट्स बोल के लिखाना होता तो 150 घंटे लग जाते।
फिर भी शॉर्ट नोट्स बोर्ड के माध्यम से आप बनवाते जा रहे हैं। तो इससे क्या दुष्परिणाम हो रहा है? क्लास बहुत बड़ी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बातों को स्पष्ट कर देना पड़ रहा है। अगर हमें केवल सिद्धांत बताना होता, केवल हेडिंग बतानी होती, केवल मेन पॉइंट बताना होता, तब हम यही पॉलिटी 10-15 घंटे में भी खत्म कर लेते। हम जब मैराथन कराते हैं यूट्यूब में, तो हम 7 घंटे में पूरी पॉलिटी का रिवीजन बच्चों को करा देते हैं, क्योंकि हम ये मान के पढ़ाते हैं कि बच्चे को पॉलिटी आती है, उसका हमें रिवीजन कराना है। समझ गए सर। जो ज्यादा साक्षर लोग होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होती है, केवल उनको सिद्धांत में बता दिया जाता है, तब भी वो बात को समझ लेते हैं। लेकिन जहां पर निरक्षरता होती है, जहां पर साक्षरता कम होती है, जहां पर पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, जहां पर लोग गरीब होते हैं, जहां पर लोग जागरूक नहीं होते हैं, उनको सिद्धांत में कुछ नहीं समझ में आएगा। उनको एक एक बात स्पष्ट करना पड़ेगा, एक एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। तो बताओ साहब, जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था, उस समय भारत की साक्षरता बहुत अच्छी थी। भारत में लोग ज्यादातर अमीर थे। भारत के सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग थे। क्या भारत के सभी लोग जागरूक थे? ऐसा नहीं था। भारत की ज्यादातर जनसंख्या निरक्षर थी। भारत की ज्यादातर जनसंख्या गरीब थी। भारत की ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहती थी। भारत की ज्यादातर जनसंख्या अपने अधिकारों के प्रति, अपने सजग के अपने अपने राइट्स के प्रति वह सजग नहीं थी, वह जागरूक नहीं थी। ऐसे में संविधान निर्माता केवल सिद्धांत लिखकर समझा सकते थे या ज्यादातर बातों को स्पष्ट करना पड़ता? सर, सिद्धांत केवल लिख देते, केवल हेडिंग लिख देते, तो हमारे देश के लोग को भारतीय संविधान समझ में नहीं आता। हमारे देश के लोग भारतीय संविधान को समझ नहीं पाते। इसलिए संविधान निर्माताओं को क्या करना पड़ा? संविधान के भीतर ही ज्यादातर प्रावधानों को स्पष्ट करना पड़ा, और भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी प्रावधानों को स्पष्ट करने के चक्कर में भारतीय संविधान इतना मोटा हो गया। 395 अनुच्छेद लिखना पड़ा, 8 अनुसूचियां उस समय लिखनी पड़ी, 22 भागों में पूरे संविधान को विभाजित करना पड़ा। ऐसा क्यों किया गया? ताकि भविष्य में विवाद न बढ़ जाए। आपके दादा ने जब आपके घर की बात स्पष्ट नहीं की, तो दादा के जाने के बाद आपके पापा और चाचा में लड़ाई चल रही है। किस बात की? खेत के बंटवारे की, जायदाद की बंटवारे की, मकान के बंटवारे की, दुकान के बंटवारे की। क्यों? क्योंकि दादा आपकी बात को स्पष्ट करके नहीं गए थे। ओ हो, इसका मतलब ये भी है कि जब ज्यादातर बातों को स्पष्ट नहीं किया जाएगा, क्लियर नहीं किया जाएगा, तो भविष्य में चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, भविष्य में विवाद बढ़ता जाएगा, भविष्य में टकराव बढ़ता जाएगा। इसलिए संविधान निर्माता चाहते थे कि भविष्य में हमारे देश के लोगों के लिए संविधान एक टकराव का कारण न बने, एक विवाद का कारण न बने। संविधान में ज्यादातर बातें को स्पष्ट कर दिया जाए, और इसी स्पष्ट करने की चक्कर में भारतीय संविधान बड़ा होता गया, इतना बड़ा हो गया कि आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। तो दूसरा कारण क्या हुआ? दूसरा कारण है कि भारतीय संविधान में ज्यादातर प्रावधानों को स्पष्ट कर दिया गया है। संविधान के भीतर ज्यादातर प्रावधान को क्या कर लिया गया है? ज्यादातर प्रावधान को स्पष्ट कर दिया गया। क्या? स्पष्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। तो ये लाइन मैंने रटाया, इसके पीछे का कारण समझा दिया कि भारतीय संविधान निर्माताओं को ज्यादातर बातों को क्यों स्पष्ट करना पड़ा। ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई या इसको आप रट रहे हैं? मैं रटा नहीं रहा हूं संविधान, मैं समझा रहा हूं भारतीय संविधान। कि भारतीय संविधान की व्यापकता के कारणों में से एक कारण यह भी है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के ज्यादातर प्रावधानों को स्पष्ट कर दिया। इस स्पष्ट करने का रीजन क्या था, वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ज्यादातर प्रावधानों को क्यों स्पष्ट किया गया। इसके स्पष्ट करने के पीछे का एकमात्र रीजन ये था कि ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो और हमारी निरक्षर जनसंख्या, हमारी ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनसंख्या हमारे संविधान को भली भांति समझ सके। ये दूसरा कारण था। समझ में आ रही सारी बातें भाई? अब मैं तीसरा पॉइंट समझाता हूं। भारतीय संविधान की व्यापकता का एक बड़ा कारण यह भी रहा
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विधिवेत्ताओं की अधिकता थी। विधिवेत्ताओं की अधिकता थी। विधिवेत्ता मतलब हमारे संविधान सभा में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया है, उसमें ज्यादातर लोग विधि के जानकार लोग थे। उसमें ज्यादातर लोग विधि के जानकार लोग थे। तो विधि के जानकार लोगों से संविधान क्यों बड़ा हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, विधि के जानकार थे? क्या यह भी एक रीजन बन सकता है भारतीय संविधान के बड़े होने का? यस, बन सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देके समझाइए सर। मान लो आपका मकान बन रहा है और आपकी 5 बहनें हैं, इसका मतलब है कि 5 जीजा जी होंगे ना। और आपके कमाल है कि 5 जीजा जी आर्किटेक्ट हैं, सब मकान में नक्शा बनाते हैं, अच्छे मकान की डिजाइन करते हैं। जब आपका मकान बनेगा तो क्या पापा अपने दामादों को बुलाएंगे कि भाई यार आओ, आप लोग तो आर्किटेक्ट हो, आप लोग तो मकानों की जानकार हो, जरा बताओ कि कैसा मकान बनाया जाए? बिल्कुल आएंगे। तो उन 5 में से ये सब चाहेंगे कि ना हमारी भी राय, हमारा भी आइडिया, हमारा भी विचार इस मकान में शामिल हो। बड़े वाले जीजा जी कह रहे पिलर ऐसे बनाइए, आगे 2 पिलर पे पूरा पहला छत खड़ा करिए, बहुत अच्छा लुक आएगा। शाहरुख खान का मन्नत में ऐसे ही बनाया गया है। दूसरे जीजा जी आए, उन्होंने कहा देखिए भैया, सामने जो बालकनी बनाई है ना, बालकनी का पोर्च 10 फीट आगे करिए, तो शाम को जब कुर्सी डाल के बैठेंगे और चाय की चुस्की लेंगे तो आनंद आ जाएगा और इसमें एलीट क्लास झलकेगा। तीसरे जीजा जी ने कहा कि भैया इस घर के अंदर जो है वो पीओपी की जगह फॉर सेलिंग कराइए, इससे अंदर की डिजाइन बदल जाती है। चौथे जीजा जी कहे वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रहा है, मकान में एक स्विमिंग पूल का होना जरूरी है। अब स्विमिंग पूल बाहर नहीं, घरों के अंदर बनाए जा रहे हैं, घर के अंदर स्विमिंग पूल बन जा रहे हैं। तब तक एक अंतिम जीजा जी आए, उन्होंने कहा भैया इस समय छतों पर रूफ बन रहा है, अब गार्डन घर के सामने नहीं होता है, जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, बड़ी जमीनें व्यक्ति कहीं खरीद सकता है, अब तो छत के ऊपर लोग स्विमिंग पूल बना दे रहे हैं, वहां पार्क बना दे रहे हैं, वहां गार्डन बना दे रहे हैं, शाम को उसी गार्डन में सब बैठकर परिवार सहित बातचीत करते हैं। अब आपके पापा केवल बड़े वाले जीजा की बात को मानना पड़ेगा या सबकी बात को मानना पड़ेगा? कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर एक लोगों की बात को मान लिए दूसरे जीजा जी नाराज हो जाएंगे। क्या यही आर्किटेक्ट है? तो इन्हीं को बुला लिए, तो हमको क्यों बुला लिए? फिर इन्हीं से पूछ लेते, इन्हीं से राय ले लेते, हमें बुलाने की क्या जरूरत है? हम भी तो कुछ राय दिए थे, हमारी राय तो नहीं मानी गई। पापा इसी वहपो में फंस जाएंगे। उन्होंने बजट बनाया था 10 लाख का, लेकिन इन 5 जीजाओं के चक्कर में उन्हें छत पे गार्डन भी बनाना पड़ा, नीचे स्विमिंग पूल भी बनाना पड़ा, सामने पिलर भी देने पड़ा, बड़ी बालकनी भी बनानी पड़ी और घर के अंदर फॉर सेलिंग भी करानी पड़ी। जो बजट 10 लाख का बना था वो 22 लाख तक चला गया। रीजन जानते हैं? ये 5 आर्किटेक्टों का शामिल हो जाना है, और जब 5 आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो अपने अपने सब विचार देना चाह रहे हैं, और उनके विचारों को यदि नहीं माना गया तो नाराजगी का खतरा था। इसलिए सबके विचारों को शामिल करने के चक्कर में मकान का बजट जो 10 लाख का था वो 20 लाख का चला गया। अगर ये कहानी आप समझ गए तो तीसरी हेडिंग भी समझ में आ गई होगी। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विधिवेत्ताओं की अधिकता थी, एक से एक लोग विधि के जानकार थे और हर लोग अपना ज्ञान देते थे। और संविधान सभाओं के समक्ष ये चुनौती थी कि सबकी रायों को शामिल किया जाए, सबके विचारों को माना जाए। यदि सबके रायों को शामिल नहीं किया गया तो वहां पर मतभेद हो जाएगा, और इसी सबके रायों को शामिल करने के चक्कर में भारतीय संविधान बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये तीसरी हेडिंग आपको समझ में आ गई कि विधिवेत्ताओं की अधिकता थी जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया। विधिवेत्ताओं की अधिकता किस प्रकार से भारतीय संविधान को प्रभावित करती है, इसका रीजन समझ में आ गया आप लोगों को? ये तीसरा रीजन था जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया। साथ ही साथ
भारतीय संविधान के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, भारत में विविधता बहुत अधिक थी, भारत में अल्पसंख्यक भी थे, भारत में पिछड़ा वर्ग भी था, भारत में बच्चे भी थे, भारत में महिलाएं भी थी, भारत में वृद्ध भी था, भारत में गरीब भी था। क्या सभी के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए? यस, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जातियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जनजातियों के लिए भी प्रावधान किया है, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है, बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये टॉपिक आएगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तब मैं आपको 23 और 24 बताऊंगा, तब मैं आपको आर्टिकल 17 पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको अनुच्छेद 338 और 338A बताऊंगा, तब मैं आपको 243D बताऊंगा और दिखाऊंगा कि देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यहां सुरक्षा दी गई है। लेकिन अभी आपको मैं केवल इतना बता रहा हूं कि भारतीय संविधान की व्यापकता का कारणों में से एक कारण यह भी था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किए गए थे। क्या? अलग से प्रावधान किए गए थे। और इस अलग से प्रावधान करने के चक्कर में भी भारतीय संविधान व्यापक और बड़ा हो गया। इसके साथ ही साथ भारत में दोहरी शासन प्रणाली है। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब एक केंद्र स्तर पर शासन प्रणाली, एक राज्य स्तर पर शासन प्रणाली, और दोनों स्तर के शासन प्रणाली में दोनों स्तर के लिए संविधान का प्रावधान किया गया। भारत में एकल संविधान है, एक ही संविधान है, केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान नहीं है, एक ही संविधान है। उस संविधान में राष्ट्रपति के लिए भी बताया गया है, राज्यपाल के लिए भी बताया गया है, संसद के लिए भी बताया गया है, राज्य विधानमंडल के लिए भी बताया गया है, प्रधानमंत्री के लिए भी बताया गया है, मुख्यमंत्री के लिए भी बताया गया है, महान्यायवादी के लिए भी बताया गया है, महाधिवक्ता के लिए भी बताया गया है, राष्ट्रपति के लिए भी बताया गया है, राज्यपाल के लिए भी बताया गया है। तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए अलग अलग प्रावधानों को स्पष्ट करने के चक्कर में भी भारत में भारतीय संविधान को इतना बड़ा करना पड़ा। इसलिए ध्यान रखिएगा, दोहरी शासन प्रणाली भी इसका एक कारण है। दोहरी शासन प्रणाली के कारण, दोहरी शासन प्रणाली भी इसका एक कारण है, क्योंकि केंद्र एवं राज्य दोनों के प्रावधान संविधान में किए गए थे। केंद्र एवं राज्य दोनों के प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए थे, भारतीय संविधान में किए गए थे, जिसकी वजह से भारतीय संविधान क्या हो गया, इतने बड़ा या इतना व्यापक हो गया। इसके साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि जब भी कोई फेडरल कंट्री होता है, जब भी कोई संघात्मक देश होता है, तो वहां दो स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर की सरकारें और एक राज्य स्तर की सरकारें। लेकिन भारत तो उससे एक कदम आगे है साहब, लेकिन भारत तो उससे एक कदम आगे है। भारत में तो 3 स्तर की सरकारें हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। भारत में केवल लोकसभा का चुनाव नहीं होता है, भारत में केवल विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, भारत में प्रधानी का भी चुनाव होता है। दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल करने के कारण भी संविधान बड़ा हो गया। भारत में तृतीय स्तर के शासन व्यवस्था, क्या? तृतीय स्तर के शासन व्यवस्था को शामिल किया गया है। शासन व्यवस्था को शामिल किया गया है, जिससे कि भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। इसके अलावा एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा इस पॉइंट में, अगर आपके नोट्स में नहीं भी होगा तो इसको ऐड कर लीजिएगा। ये जितनी पॉइंट में नोट्स में ये हेडिंग लिखा रहा हूं, इसकी पूरी व्याख्या आपके नोट्स में है। जो मैं समझा रहा हूं ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी गई है। अब अपना नोट्स आप साथ साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। आज लास्ट में बताऊंगा कि नोट्स का यूज कैसे करना है आपको। मैं जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, भारत एक संघात्मक देश है, लेकिन अमेरिका की तरह पूर्ण संघात्मक देश नहीं है। भारत कनाडा की तरह एक सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षण को भी शामिल किया गया है। संघात्मक लक्षण के साथ साथ एकात्मक लक्षणों का भी समावेश है।
दुनिया के ज्यादातर देशों में या तो संघात्मक लक्षण दिखाई देते हैं या तो एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो है तो संघात्मक, लेकिन फिर भी यहां एकात्मक लक्षण के बीज दिखाई देते हैं। मैंने तो आपको पढ़ा दिया है कि एकात्मक लक्षण की कौन कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है, जैसे केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे कि आपातकालीन व्यवस्था, जैसे कि अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद के कानून बनाने की शक्ति, जैसे कि एकल नागरिकता, जैसे कि एकल संविधान, जैसे कि एकल न्यायपालिका, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन। ये सब कौन सा लक्षण है? ये सब एकात्मक लक्षण है। लेकिन भारत कैसा देश है? संघात्मक देश है। लेकिन अगर भारत अमेरिका की तरह संघात्मक देश होता तो इन लक्षणों को शामिल नहीं करना पड़ता और भारतीय संविधान इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन भारत अमेरिका की तरह संघात्मक देश नहीं है। भारत कनाडा की तरह संघात्मक देश है जो सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षणों का भी समावेश हुआ है, जो मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको पहले ही दिखा दिया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या किया गया है? संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षणों को शामिल किया गया है। संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षणों का समावेश है। एकात्मक लक्षणों का समावेश है, जिससे कि भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। तो मैंने आपको लगभग 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, 5 रीजन, 6 रीजन, 7 कारण बता दिए कि आखिरकार भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया। अब कोई पूछे तो समझा देना कि भारतीय संविधान बड़ा है, ये दुनिया जानती है, लेकिन भारतीय संविधान बड़ा है क्यों है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया। अब कल आपसे अगर मेंस में सवाल पूछ लिया जाए या अभी कह दिया जाए कि लिख के बताओ भारतीय संविधान की व्यापकता के कारणों का उल्लेख कीजिए, क्या क्लास का हर बच्चा इसका उत्तर लिख सकता है? क्या इसका कारण बता सकता है? बस अभी आपको बताने का तरीका नहीं पता है, इसलिए वो तरीका नहीं होगा, लेकिन कारण बता दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है। क्या सभी विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की व्यापकता का कारण समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये पढ़ने का सही तरीका है और आपने इस तरीके को एकदम सही माहौल दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। क्लास का माहौल अच्छा देंगे, अगर श्रोता अच्छा माहौल देंगे तो कवि वो हर गीत सुना के जाएगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा माहौल आपको देना पड़ेगा इस काव्य सम्मेलन का, और इसका रिवीजन करना पड़ेगा। फ्रेंड ध्यान रखिए, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब भूल जाएंगे। आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा, इसे एक बार खुद से लिखना पड़ेगा, अपने किसी छोटे को समझाना पड़ेगा, और अगर कोई छोटा नहीं है तो दीवाल को बताइए, लेकिन बताइए किसी को। जो आप हमसे 1.5 घंटे में सीखते हैं, मैं एक तरीका बता दूंगा। हर बच्चा यह कहता है, हर दूसरा बच्चा यह कहता है, सर हम भूल जाते हैं, सर हम पढ़ते हैं तो याद रहता है, लेकिन बाद में हम किसी को बता नहीं पाते, बाद में हमें याद नहीं आता, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में आप सोचते नहीं जो आपको पढ़ाया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे आपने बताया है मैं ऐसे दूसरों को बता सकूं, और ऐसे ही सर मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो कुछ हमसे पढ़ के जाते हैं उसको दूसरों को सुना दीजिए। कोई दूसरा न मिले तो दीवाल को सुना दीजिए कि आज हमारे सर ने ये सिखाया है, आओ मैं तुमको संविधान पढ़ाता हूं। अगर आप पढ़ा दिए तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 395 है, बिल्कुल है। शिवानी शिवम, मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों को बेसिक तौर पर, आज भारतीय संविधान की में अनुच्छेदों की संख्या 460 से अधिक हो गई है, लेकिन अंतिम आर्टिकल आज भी 395 ही है। 396 नाम का कोई आर्टिकल नहीं है, 397 या 398 नाम का कोई आर्टिकल नहीं है, 400 नाम का कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये काउंटिंग की दृष्टि से 460 से अधिक हो गया है। कैसे हो गया सर? जब 395 से आगे बढ़ा भी नहीं तो 460 कैसे हो गया? क्योंकि इसी 395 अनुच्छेदों के बीच का, खा, गा, घा के माध्यम से बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं। जैसे जैसे 21 का, जैसे 39 का, जैसे 43 का, जैसे 43 का,
जैसे 48 का, जैसे आपका 51 का, ऐसे ही भारतीय संविधान में काखा गाघा के माध्यम से पिछले 80 वर्षों में, 75 वर्षों में बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या बढ़ गई गणना की दृष्टि से। लेकिन अंतिम आर्टिकल आज भी भारतीय संविधान का 395 ही है। तुषार भारद्वाज जी ने एक सवाल किया है कि सर, असमानता में और विविधता में क्या अंतर है? इसीलिए कहते हैं बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। ये क्लास फाउंडेशन बैच में अब इतनी छोटी बात भी ना तक क्लियर है। हालांकि मैं बताऊंगा असमानता क्या होती है और विविधता क्या होती है। असमानता क्या होती है, विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब होता है नाना प्रकार के लोग। विविधता का कई आधार हो सकता है, जाति के आधार पर विविधता हो सकती है, यानी विभिन्न धर्म के लोग, ये जातीय विविधता है। क्या हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। भाषाई आधार पर विविधता, यानी भाषा के आधार पर विविधता है, या हिंदी बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, ओडिया बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, बोडो बोलने वाले हैं, डोगरी बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, संथाली बोलने वाले हैं, यह भाषाई विविधता है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, और विविधता का एक आधार नहीं होता है। जाति के आधार पर भी डाइवर्सिटी हो सकती है, धर्म के आधार पर भी डाइवर्सिटी हो सकती है, भाषा के आधार पर भी डाइवर्सिटी हो सकती है। असमानता का मतलब होता है किसी भी वस्तु या संसाधनों का समान वितरण न होना। असमानता का मतलब होता है किसी भी पद प्रतिष्ठा का समान वितरण न होना। जैसे कि कुछ लोगों को नौकरियां दी जाएं, कुछ लोगों को नौकरियां न दी जाएं, यह असमानता है। जैसे कुछ लोगों को अवसर मिले लेकिन कुछ लोगों को अवसर न मिले, यह असमानता है। जैसे क्लास में लड्डू बटा दिया जाए और लड्डू केवल आगे बैठे हुए लोगों को मिले और पीछे वाले खाली हाथ लौट जाए, यह असमानता है। जब संसाधनों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, संवैधानिक पदों का, राजनीतिक शक्तियों का समान वितरण नहीं होता, उसका वितरण इस प्रकार से नहीं होता तब जो कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्तियों तक उसकी पहुंच हो सके, इसे असमानता कहते हैं। दिस इज इनइक्वलिटी। यह आपको कक्षा 5 में पढ़ लेना चाहिए था साहब। आज आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने यूट्यूब पर एक सेशन लिया है, मैंने वहां पर बताया है कि तैयारी करने के लिए कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी तैयारी की जा सकती है। खुद से भी बच्चा सिविल सेवा का एग्जाम क्रैक कर सकता है। वहां मैंने बताया है किन बच्चों के लिए सिविल सेल्फ स्टडी भी पर्याप्त है और किन बच्चों के लिए हर हाल में कोचिंग चाहिए। बगैर कोचिंग के तो लगभग 10 साल में भी सिविल सेवा नहीं निकाल पाएगा। वही बच्चा जिसका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, वही बच्चा जिसने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ा है, वही बच्चा जिसने स्कूलिंग सही से नहीं की है, वही बच्चा जो अपना स्नातक अच्छे से नहीं किया है। ये कक्षा 6 और कक्षा 7 के एनसीईआरटी में मिलता है। व्हाट इज इनइक्वलिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज पूर्वाग्रह, व्हाट इज भेदभाव, ये सारी बातें एनसीईआरटी में आपको मिल जाती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़िए। और ये सर्वप्रथम बैच में एक 360 एडिशनल कोर्स है 2000 रुपए का। उस 360 एडिशनल कोर्स में कल मैंने बताया भी यूट्यूब पर था, उसमें आपको पूरा लेक्चर का पिटारा संग्रह मिल जाता है, उसमें एनसीईआरटी की क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं। हालांकि मैं छोटे छोटे टर्म बताता रहूंगा, मैंने आपसे वादा किया है मैं बताता रहूंगा, लेकिन चिंता होती है कि बच्चा अभी विविधता नहीं जान रहा है, बच्चा अभी असमानता नहीं जान रहा बच्चा, लेकिन एसडीएम की तैयारी कर रहा है, पीसीएस का एग्जाम कर रहा है, तो चिंता होती है कि उसको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि मैं सारे टर्म सिखाता रहूंगा, ये प्रॉमिस है आपसे। पॉलिटी में ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा जिसका मतलब मैं आपको ना समझाऊं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों का हर विषयों में, जब भी पॉलिटी में अगर आपको विविधता और असमानता नहीं पता है तो ज्योग्राफी के बहुत सारे टर्म आप नहीं जानते होंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे टर्म आप नहीं जानते होंगे, इकोनॉमी के तो ज्यादातर टर्म आप नहीं जानते होंगे। कैसे सीखें सर, क्या करें? जो बचपन में गलतियां की हैं उसको सुधार कीजिए। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की हर विषय के एनसीईआरटी लाइए, उसको पढ़िए, हर शब्दों का मतलब समझिए। उसमें कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, केवल हर विषय की समझ डेवलप करना है। जब आप पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सरकार क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, अस्पृश्यता क्या होती है, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, पिछड़े वर्ग क्या होते हैं, न्यायपालिका क्या होती है, डाइवर्सिटी यानी विविधता क्या होती है, असमानता क्या होती है, समानता कैसे लाई जाती है, महिलाओं का संघर्ष क्या रहा है, उत्थान क्या होता है, सब जान जाएंगे आप। इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए आप लोग।
ये नहीं बोल सकते। हरिओम द्विवेदी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि सर क्या 1935 का अधिनियम को भी संविधान में बड़ा होने के कारण मान सकते हैं? 1935 के अधिनियम के बजाय हरिओम द्विवेदी जी आप ये लिख सकते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत विदेशी स्रोतों को शामिल करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत विदेशी स्रोतों को शामिल करना। किसको? विदेशी स्रोतों को शामिल करना, ये बड़ा कारण था। स्रोतों का शामिल करना ये भी एक कारण था। उसमें से 1935 के ज्यादातर प्रावधान था, इसलिए मैंने इसको भी आपके नोट्स में लिखाया है। हमारे भारतीय संविधान पे दुनिया भर के संविधानों का विचार पड़ा, प्रभाव पड़ा। इस वजह से भी भारतीय संविधान बड़ा हो गया। भारतीय संविधान में अमेरिका से भी विचार लिया गया, ब्रिटेन से भी लिया गया, आयरलैंड से भी लिया गया, कनाडा से भी लिया गया, रूस से भी लिया गया, फ्रांस से भी लिया गया, जापान से भी लिया गया, जर्मनी से भी लिया गया, और दुनिया भर के स्रोतों को अपनाने से भी भारतीय संविधान बड़ा हो गया। नहीं सबकी क्लास चल रही, सिमू पाल जी कह रही हैं कि क्लास सबकी सही चल रही है। दैट इज राइट रीजन। ऐसे बच्चों को दिल खुश हो जाता है। कल मैंने जो समझाया वो बच्चा पालन कर रहा, जो भी बच्चा होगा, सिमू पाल, जो बच्चा अपने अंदर सुधार करने की गुंजाइश रखता है, अपने आप में परिवर्तन करने को तैयार रहता है, वो बच्चा बहुत आगे जाता है जीवन में। उनका कमेंट क्या है कि क्या सभी की क्लास रुक रही है या मेरी ही रुक रही है? कल मैंने बच्चों को समझाया था कि कल कभी भी क्लास अगर दिक्कत हो, डायरेक्ट ये कमेंट मत करिए मेरी क्लास नहीं चल रही है, क्योंकि ऐसा कहने से मैं टीम को फटकार लगा सकता हूं। मैं टीम से कहता हूं, टीम कहेगी कि नहीं सर क्लास तो सही चल रही, सारे बच्चों का कमेंट है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास चल रही है, इसका मतलब दिक्कत आपके नेटवर्क में आ जाइए। बताएंगे आयुष शर्मा जी कह रही हैं कि सर फिर कुछ मौलिकता बची है क्या संविधान में? बिल्कुल बची है। आयुष शर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में दुनिया भर के स्रोत को अपनाया गया है, क्या कुछ मौलिकता बची है संविधान में? आने दो, टाइम में बताऊंगा भारतीय संविधान की मौलिकता क्या है। भारतीय संविधान पर एक दाग लगता है, भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। जब मैं संविधान का स्रोत पढ़ाऊंगा आयुष, तो आयुष शर्मा आपको मैं सिखाऊंगा कि भारतीय संविधान पर एक दाग लगाया जाता है। मेंस में सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट वाला संविधान है। क्या यह उचित है? यह उचित नहीं है। क्यों गलत है? इंतजार करिए, जूता चुराई का समय आने दीजिए, तो मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान की मौलिकता बची है या नहीं। क्योंकि अभी मैं भारतीय संविधान की मौलिकता पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भारतीय संविधान की व्यापकता पर बात कर रहा हूं। इसीलिए आयुष जी अभी मैं मौलिकता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मौलिकता का दौर आएगा, मौलिकता पर हम चर्चा करेंगे, तब मैं स्पष्ट करूंगा कि आखिरकार कभी अगर हमारे एग्जाम में सवाल आ जाए या कोई हमसे पूछ बैठे कि क्या भारतीय संविधान एक उधार का संविधान है, ये बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं इसकी व्याख्या करूंगा, बहुत डिटेल में करूंगा, और जब कर दूंगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा धैर्य रखिए अभी, ठीक है आयुष जी। तो ये भारतीय संविधान की व्यापकता का कारण था। तो मैंने एक मेंस का सवाल तैयार करा दिया, जबकि मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा था? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। और बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है उसका कारण मैंने आपको बता दिया। दो फैक्ट मैंने बता दिया, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, और भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है। सर ये लिखित संविधान कैसे हो जाता है? देखिए, संविधान बनने के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, बी फोकस। संविधान निर्मित होने के आधार पर 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 संविधान निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। एक होता है अलिखित संविधान। यह संविधान के बनने के आधार पर तय होता है कि दुनिया का कौन सा संविधान लिखित संविधान है और दुनिया का कौन सा संविधान अलिखित संविधान है। ऐसा संविधान जो किसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है, ऐसा संविधान जो संविधान सभा द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा बनाया जाता है, या किसी संवैधानिक परिषद द्वारा बनाया जाता है, और उस संविधान का अपना एक लिखित दस्तावेज होता हो, लिखित
दस्तावेज होता हो, ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज मेंट बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान क्या होता है मुझे समझाइए, तो आप उसे कहिएगा कि एक ऐसा संविधान जिस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है, एक संवैधानिक परिषद द्वारा किया जाता है, ऐसे संविधान को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ऐसे संविधानों का एक लिखित दस्तावेज होता है, जैसे भारतीय संविधान के लिखित दस्तावेज का शीर्षक है भारत का संविधान, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 393 में किया गया है। 393 के तहत भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान का एक लिखित दस्तावेज है। यदि भारत का संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है, इट मीन्स भारत में एक लिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान क्या होता है सर? एक ऐसा संविधान जिसका निर्माण रीति रिवाज के आधार पर होता है, रीति रिवाज के आधार पर होता है, जिसका निर्माण परंपरा के आधार पर होता है, जिसका निर्माण विधि यानी कि कानून के आधार पर होता है, जो संविधान धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे विकसित होता है। और ऐसे संविधानों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है, और ऐसे संविधानों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है, ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। मैंने क्या बोला बाबू? मैंने कहा कि ऐसा देश जिस देश का संविधान रीति रिवाजों के द्वारा बने, परंपराओं पर आधारित हो, वहां की रीतियों पर आधारित हो, वहां की कानूनों पर आधारित हो, वहां की विधियों पर आधारित हो, धीरे धीरे वह विकसित होता हो, ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। और ऐसे संविधानों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। सर लिखित संविधान का कोई उदाहरण बता दीजिए। अरे लिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण तो अमेरिका है, सबसे पहले यही बना है। लिखित संविधान का उदाहरण भारत स्वयं है, और अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है। अलिखित संविधान का उदाहरण कौन है? अलिखित संविधान का उदाहरण जो है वह ब्रिटेन है। लेकिन यहां मैं एक कॉन्सेप्ट की बात सिखाऊंगा। जिस देश का संविधान लिखित हो वह संविधान कठोर माना जाता है, वह संविधान कठोर माना जाता है। जिस देश का संविधान लिखित हो उस देश का संविधान कठोर माना जाता है। जिस देश का संविधान अलिखित हो, जिस देश का संविधान अलिखित हो, उसे लचीला संविधान माना जाता है। क्या? उसे लचीला संविधान माना जाता है। अरे भैया जब आप शर्त लगाते हो कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज भारत जीतेगा, लगा दो 10,000 की बाजी, तो आप कहते हो लिख के दो तब मानेंगे। ऐसे मुजबानी आपकी बात का भरोसा नहीं करेंगे। भारत जीत गया, आप 10,000 रुपये न दिए तो आप किस बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं? मौखिक बातों पर या लिखित बातों पर? नहीं सर, हम लिखित बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लिखित बातें बदलती नहीं है आसानी से। जो आसानी से न बदले वो कठोर है, जो आसानी से बदल जाए वो लचीला है। इसीलिए कहा जाता है लिखित संविधान को, लिखित संविधान जो है ये कठोर संविधान का लक्षण होता है, और अलिखित संविधान जो है ये लचीले संविधान का लक्षण होता है। सर एक बात और पूछिए, लिखित संविधान जो है ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है या एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है? मैं बता चुका हूं। मैंने कहा है कि लिखित संविधान जो है ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। कौन सी व्यवस्था का लक्षण है? ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। और जो अलिखित संविधान होता है यह एकात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है। अलिखित संविधान जो होता है ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है। बाबू ध्यान रखिएगा, किस व्यवस्था का? ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। काहे? क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की मत शक्तियों का बंटवारा होता है, और बंटवारा करने के लिए मौखिक संविधान नहीं चलेगा, बंटवारा करने के लिए लिखित संविधान चलेगा। और एकात्मक देश के अंतर्गत सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, क्या लिखने की जरूरत, जो मैं बोल दूंगा वही होना है। तो ऐसी जगह पर बगैर लिखित संविधान चल जाएगा। इसका मतलब यहां दो बातें क्लियर हुई कि लिखित संविधान कठोर संविधान का लक्षण है और लिखित संविधान संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है।
अलिखित संविधान जो है ये लचीले संविधान का लक्षण है और अलिखित संविधान एकात्मक व्यवस्था का लक्षण माना जाता है। और ऐसे ही प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाता, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। अगर आपसे आयोग सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला स्टेटमेंट दे दे कि एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत लिखित संविधान पाया जाता है, दूसरा लिख दे संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत लचीला संविधान पाया जाता है, तीसरा लिख दे कि कठोर संविधान लिखित संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है, और चौथा स्टेटमेंट लिख दे कि अलिखित संविधान जो है ये कठोर संविधान का उदाहरण है। फिर नीचे पूछ ले कि उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करिए। बच्चे कहेंगे तो पॉलिटी में पढ़ा नहीं, ये तो लक्ष्मीकांत में लिखा ही नहीं है। ये तो रस गारने पे मिलता है, जब विषय का रस आप गारते हैं नींबू पुदीना लगाकर तब ये रस टपकता है। सीधा गन्ने से ये रस नहीं निकलता है। गन्ना सीधा रस तो केवल मशीन चलाने से निकलता है, लेकिन नींबू पुदीना बीच में डाल के जब अंतिम बार गन्ने को पिरोया जाता है, जो रस टपकता है ना, वही पूरी रस की जान होता है। उसी प्रकार से विषय होता है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट को गारना है, विषय को निचोड़ना है। जब विषय को आप निचोड़ते हैं ना, जब विषय को आप गारते हैं, जो रस टपकता है वही रस है जिस रस तक पहुंच केवल 1% बच्चों की होती है। 99% बच्चे उस रस तक नहीं पहुंच पाते, और उस रस तक जो बच्चा पहुंचेगा ना, उसके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आई ना? चलिए मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। कमेंट करके बता दीजिए यहां तक मामला समझ में आ गया। भारतीय संविधान सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान सबसे बड़ा क्यों है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है और सबसे बड़ा होने का रीजन क्या है, ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब दूसरा टॉपिक, भारतीय संविधान बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। चलिए दूसरा टॉपिक, अब पहला हेडिंग हो गया हम लोगों का, अब पहला हेडिंग हम लोगों का हो गया, अब पहला हेडिंग हम लोगों का हो गया। अब दूसरी हेडिंग कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का क्या है, मिश्रण है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। मैंने क्या कहा, संविधान निर्मित होने के आधार पर, संविधान बनने के आधार पर दुनिया का कोई संविधान दो प्रकार से हो सकता है, या तो वह लिखित होगा या वह अलिखित होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि यह एक संविधान भारत का है, एक अमेरिका का है, एक ब्रिटेन का है, झांक कर बताओ किसका संविधान कठोर है, किसका संविधान लचीला है, तो कैसे बता पाओगे। अब मैं आगामी 10 मिनट में आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि दुनिया के किसी भी संविधान को देखकर आप बता दोगे, संविधान दिखाओ और ये प्रक्रिया बताओ, अच्छा तुम्हारा कठोर है, जाओ निकलो यहां से। अच्छा अपना संविधान दिखाओ, ये प्रक्रिया दिखाओ, अच्छा आपका लचीला है, निकलो यहां से। तो आगामी 10 मिनट में मैं आपको वो तरीका समझाऊंगा जिस तरीके के माध्यम से दुनिया के किसी भी संविधान को देखकर आप बता दोगे आपका संविधान कठोर है
आपका लचीला है। तो सबसे पहले मैं ये सिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किसी भी संविधान के कठोरता का और लचीलेपन का, नम्यता का, अनम्यता का, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का पैमाना क्या होता है। फिर भारत को झांक कर देखेंगे भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान बहुत नम्य है या भारत का संविधान बहुत कठोर है। भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है या भारत का संविधान रिजिड है, मैं आपको बताता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी विद्यार्थियों का, बहुत शुक्रिया। तो मैं अब आपको बताता हूं भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है क्या। भारतीय संविधान जो है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, संविधान संशोधन के आधार पर, संविधान संशोधन के आधार पर, संविधान संशोधन के आधार पर, संविधान संशोधन के आधार पर कोई भी संविधान निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है। या तो वह लचीला होगा, इसी को बोलते हैं नम्य, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। और या तो वह कठोर होगा, यानी कि अनम्य होगा, यानी कि रिजिड होगा। तीन शब्द चलता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं तीनों शब्द लिख रहा हूं ताकि आप विद्यार्थियों को कंफ्यूजन ना आए। हमने कहा कि संविधान संशोधन के आधार पर दुनिया का कोई संविधान केवल दो प्रकार का हो सकता है, या तो कठोर होगा या लचीला होगा। कठोर संविधान को ही हम अनम्य संविधान कहते हैं, कठोर संविधान को ही हम रिजिड संविधान कहते हैं, लचीले संविधान को ही हम नम्य संविधान कहते हैं, लचीले संविधान को ही हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कैसे तय होता है सर, ये तो जान गए कि संविधान संशोधन के आधार पर कोई संविधान दो प्रकार से हो सकता है। देखिए भाई, सीधी सी बात है, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो। क्या, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो, जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो, उसे हमेशा कठोर संविधान कहा जाएगा, उसे हमेशा कठोर संविधान कहा जाएगा। और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया, जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी हो, जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया सरल हो, आसान हो, ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। अरे भाई, जब कोई कहता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं व्यवहारिक सा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि कोई एग्जाम्पल में समान परंपरा में दे रहा हूं। मान लीजिए कि आप वयस्क हो चुके हैं, आप 21 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, जाहिर सी बात है कि आपके हार्मोन्स अपने विपरीत लिंग के प्रति आपके अंदर अट्रैक्शन ला रहे होंगे धीरे धीरे। एक युवक है, वो सिविल सेवा की तैयारी करता है, ऑफलाइन कोचिंग करता है, उसके साथ में एक युवती भी पढ़ती है जो धीरे धीरे उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, और फिर उसने मन बना लिया कि हमें अब इसी के साथ विवाह करना है, इसी के साथ जीवन भर रहना है। लड़की ने कहा अपने पेरेंट्स से बात कर लो, और लड़की ने कहा कि आप पापा से पहले अपने बात कर लो, फिर उसके बाद पापा इजाज़त दे देंगे तो हम भी अपने घर पे बात कर लेंगे। लड़का कह रहा कि नहीं भैया, हम पापा से बात नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा हमारे पापा बहुत रिजिड है, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि तुम्हारा विवाह मैं करूंगा, अपनी इच्छा से कहूंगा। है कहा कहे थे तो कहे थे, अब कहो बदल जाएंगे पापा। कहा ना 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 ना, मेरे पापा में परिवर्तन कर पाना बहुत मुश्किल काम है, मेरे पापा में परिवर्तन कर पाना मुश्किल बात है। जो बात वो कह दिए उस बात से फिर वो पलटते नहीं है, वो बड़े टाइट आदमी है, वो अपनी बात से बदलते नहीं है, उनके विचारों में परिवर्तन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। कहा मम्मी से, कहा मम्मी से काम बन सकता है, हालांकि मम्मी ने भी कहा था तुम्हारे लिए मैं एक लड़की देख रखी हूं, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा, अपनी पसंद मत कर लेना। लेकिन हाँ, मम्मी पे मुझे भरोसा है क्योंकि मम्मी हमारी बात
हमारी मम्मी जो है बड़ी आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं, बड़ी आसानी से अपनी बात को बदल देती हैं। वो कुछ कहती है कि ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन 2 बार मनवाते हैं तो मान जाती हैं। इसका मतलब जिसमें आसानी से बदलाव हो जाए वो लचीला है, जिसमें आसानी से बदलाव ना हो वो कठोर है। पापा में बदलाव मुश्किल से होता है, इसलिए पापा सबके कठोर होते हैं। मम्मी में बदलाव बड़ी आसानी से हो जाता है, वैसे मम्मी आसान हो जाती हैं। वैसे देश का संविधान होता है। जिस देश के संविधान में परिवर्तन करना, जिस देश के संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन काम हो, बहुत कठिन प्रक्रिया हो, उस देश का संविधान कठोर संविधान माना जाता है। और जिस देश के संविधान में परिवर्तन करना बहुत आसान हो, जिस देश के में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो, ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। तो कठोर संविधान का उदाहरण क्या माना जाता है? अमेरिका विश्व का कठोरतम संविधान माना जाता है। क्या? अमेरिका विश्व का कठोरतम संविधान माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में संविधान में संशोधन करना, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ही जटिल काम है। लेकिन ब्रिटेन में का संविधान बहुत लचीला है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना बहुत आसान काम है, क्योंकि सारी चीजें लिखित है। आज से ऐसा नहीं होगा, आज से ऐसा होगा, बात खत्म। किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रिटेन में तो केवल अलिखित संविधान है। वहां तो लिखित दस्तावेज है ही नहीं है। यहां पर 3 बातें समझ में आ गई सर, कि संविधान संशोधन के आधार पर कोई संविधान निम्नलिखित 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वह कठोर होगा या वह लचीला होगा। जिस देश में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होगी, वह संविधान कठोर माना जाएगा। जिस देश के संविधान में संशोधन करना बहुत आसान काम हो, संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल हो, उस देश को लचीला संविधान माना जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार सर, अमेरिका का संविधान में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अमेरिका का संविधान आपने कठोर बता दिया। और ब्रिटेन का कोई लिखित दस्तावेज है ये नहीं है, यानी कि एक मौखिक रूप से एक आदेश कर करके कोई भी बात बदली जा सकती है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन करना बहुत आसान काम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत का संविधान कैसे है, भारत का संविधान कठोर है या लचीला? ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको कहना चाहिए हमको संशोधन का प्रकार बता दो, हम बता देंगे सर। हमें संशोधन का प्रकार बता दो कि भारत में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, हम उसी आधार पर बता देंगे कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं भारत में संशोधन के प्रकार। भारत में संविधान में कैसे संशोधन होता है, ये प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूं। ये जानने के लिए कि भारत का संविधान कैसा है, हमें सबसे पहले भारत में संशोधन के प्रकार देखने होंगे। हमें सबसे पहले भारत में संशोधन के प्रकार देखने होंगे कि भारत में संशोधन के प्रकार कैसे हैं या प्रक्रिया कैसी है, संशोधन की प्रक्रिया या प्रकार कैसे हैं। मैं जानकारी के लिए आप विद्यार्थियों को बता दूं, इसके बाद एक टॉपिक ही आएगा संविधान संशोधन, जहां मैं संविधान संशोधन को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं केवल इतना बता रहा हूं कि भारत में कितने प्रकार से संशोधन होता है और कैसे होता है। भारत में संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण बहुमत से, और साधारण बहुमत क्या होता मैंने कल की क्लास में समझा दिया है। एक तो साधारण बहुमत से, और एक होता है विशेष बहुमत से। एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से, आधे राज्यों की सहमति से, आधे राज्यों की सहमति से। भारत में संशोधन के 3 प्रकार है। एक भारत में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है, एक भारत में संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है, एक भारत में संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से किया जाता है। ये 3 प्रकार हैं भारत में संशोधन करने के। साधारण बहुमत में क्या होता है? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक। विशेष बहुमत में क्या होता है? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3, यानी कि यहां पर कितने लोगों की सहमति चाहिए? उपस्थित होने वालों का 50% प्लस चाहिए।
यहां पर लगभग कितना चाहिए, 60%, 7% चाहिए। यहां पर 67% के साथ साथ आधे राज्य की सहमति भी चाहिए। अगर कहा जाए, आपके पेरेंट्स कहने लगे ठीक है बेटा, अगर तुमने अपने पसंद की कोई लड़की तय ही कर ली है कि उसी से विवाह करोगे, तो अपने पूरे परिवार खानदान में 100 लोग हैं, अगर साधारण बहुमत से सब लोग मान गए तो तुम्हारा विवाह उस लड़की से करा देंगे। ये आसान बात है कि बहुत कठिन बात है? केवल आधे लोगों की सहमति लेनी है। सर ये आसान बात है, यानी कि ये प्रक्रिया क्या मानी जाएगी, आसान मानी जाएगी अगर इस तरीके से आपका विवाह हो जाए। अगर पापा कहते हैं कि जितने भी खानदान में लोग हैं, जब तक 2/3 लोग अपनी सहमति नहीं दे देंगे तब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है, यानी कि 67% लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी। ये आसान है कि कठिन है? ये सर थोड़ा इसकी तुलना में कठिन है। लेकिन अगर कहा जाता है कि 67% लोग सहमति दे दें और साथ ही साथ एक बुआ, एक मामा, एक मौसी और एक नाना, कम से कम आधे रिश्तेदार, खानदान के अलावा आधे रिश्तेदार भी अपनी सहमति दें, तभी तुम्हारा विवाह होगा। अगर मामा नहीं माने, अगर बुआ नहीं मानी, अगर फूफा नहीं माने, अगर नाना नहीं माने, तब भी तुम्हारा विवाह नहीं होगा, चाहे पूरा घर मान जाए। हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमें आधे रिश्तेदारों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये काम आसान है कि कठिन है? सर कठिन है। ये काम कठिन है कि बहुत कठिन है? सर बहुत कठिन है। घर वालों को तो मना लिया जा सकता है, लेकिन बुआ को कौन मनाएगा? फूफा जी तो पहले से भड़के रहते हैं, मामी को तो मना लेंगे, मामा को कौन मनाएगा? ये काम तो बहुत मुश्किल होगा सर। इसका मतलब है कि संविधान का ऐसा हिस्सा जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की परमिशन भी लेनी पड़ती है, ये प्रक्रिया बहुत कठिन मानी जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत कठिन मानी जाएगी। अब आपका भाई जो कक्षा 2 में पढ़ता हो, उससे बताना कि बेटा, जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल होती है उसे लचीला कहते हैं, जहां पे संशोधन करने की प्रक्रिया कठिन होती है उसे कठोर कहते हैं। ये भारत में संशोधन करने की प्रक्रिया है। गोलू बताओ कि भारत का संविधान कैसे है? गोलू बताओ कि भारत का संविधान कैसे है? तो घर पे बैठा हुआ 3 साल का बच्चा भी अब बता देगा कि भारत का संविधान कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि संविधान की कठोरता और लचीले का पैमाना क्या है। मैंने आपको बता दिया कि भारत में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। तो यहां पर आपको एक आसान दिखा, यानी कि सरल प्रक्रिया दिखा, यहां पर एक कठिन दिखा, यहां पर एक बहुत कठिन दिखा। इसका मतलब हम कह सकते हैं भारतीय संविधान आसान भी है, भारतीय संविधान लचीला भी है, लेकिन भारतीय संविधान कठोर भी है, भारतीय संविधान रिजिड भी है। लेकिन भारतीय संविधान न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीला है। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है, अतः भारतीय संविधान लचीलेपन का और कठोरता का मिश्रण है। आयुष, मुझे आपका नाम याद है, आपने ही शायद ये सवाल किया था शायद, कि अगर दुनिया भर के संविधानों से भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट किया गया है तो भारतीय संविधान की मौलिकता क्या है? अरे साहब, अमेरिका में कठोर संविधान है, ब्रिटेन में लचीला संविधान है। दुनिया भर के लोग हम पर दाग लगाते हैं कि हमने दुनिया के संविधान से भारतीय संविधान को उधार लिया है। अरे बेवकूफों, हमने दुनिया भर के संविधान निर्माताओं को एक नया रास्ता दिखाया है। हमारा संविधान न तो अमेरिका की तरह बहुत कठिन है कि कभी भी परिवर्तन न किया जा सके, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन की संभावनाएं ही ना रखे, और भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह इतना लचीला भी नहीं है कि कोई भी बहुमत की सरकार आए और भारत का संविधान बदल के चली जाए। भारत का संविधान अमेरिका से भी अलग है इस मामले में, भारत का संविधान ब्रिटेन से भी अलग है इस मामले में। भारतीय संविधान न तो अमेरिका की तरह बहुत कठोर है, भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। हमने तो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग, और दुनिया के विधिवेत्ता हम पर दाग लगाते हैं भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। अगर भारतीय संविधान एक उधार का थैला होता तो या तो अमेरिका की तरह कठोर अपना लेता या तो ब्रिटेन की तरह लचीला। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने न तो अमेरिका को कॉपी किया न तो ब्रिटेन को कॉपी किया, अपने देश काल परिस्थिति को अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया।
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिनमें परिवर्तन करना बहुत कठिन बात होगी, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिन्हें बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। मैं समझ रहा हूं आपके मन में एक सवाल होगा, वह कौन सा संशोधन है जो साधारण बहुमत से होता है, वह कौन सा संशोधन है जो विशेष बहुमत से होता है, वह कौन सा संशोधन है जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होता है। लेकिन ये आज नहीं बताएंगे, जब मैं संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, वहां मैं सिखाऊंगा कि कौन सा संशोधन विशेष बहुमत से होता है और क्यों होता है, कौन सा संशोधन आधे राज्यों की सहमति से होता है और क्यों होता है, और कौन सा संशोधन केवल साधारण बहुमत से होता है। यहां मैं केवल यह पढ़ाना चाहता था कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला, कौन सा संविधान कठोर माना जाता है, कौन सा संविधान लचीला माना जाता है, कौन से देश का संविधान कठोर है, कौन से देश का संविधान लचीला है, और भारत का संविधान कैसा है। तो निष्कर्ष ये निकला, भारतीय संविधान न तो अमेरिका की तरह कठोर है, भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन की तरह लचीला है, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अतः यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। कमेंट फिर से कर दीजिएगा दीपक जी आप, क्योंकि वो कमेंट आपका बहुत ऊपर चला गया होगा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं। तो एक बार फिर कमेंट कर लीजिएगा, लास्ट में मैं देख लूंगा कि कल के क्लास के संबंध में एक डाउट है आपको दीपक जी को, तो दीपक जी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा आपको। ठीक है, अभी फिर कर दीजिएगा ताकि लास्ट में मैं देख लूंगा, क्योंकि 14 मिनट क्लास अब बची है। अभी मैं संविधान संशोधन नहीं बता रहा हूँ साहनी जी, आपने बहुमत के जो प्रकार बताए उनमें आधे राज्यों की सहमति वाले बहुमत को किस प्रकार में रखना चाहिए, वो बहुमत नहीं, आधे आधे राज्यों की बहुमत वाली कोई संशोधन का प्रकार नहीं है। दीपक जी ने एक सवाल पूछा, हो सकता है आपके मन में भी ये डाउट हो। मैंने सेकंड टाइप विशेष बहुमत के 4 प्रकार बताए थे, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप। इन्होंने कहा आधे राज्यों की सहमति वाले, आधे राज्यों की सहमति वाला कोई प्रकार नहीं है, ये बहुमत के प्रकार नहीं है, ये संशोधन के प्रकार है, ये संशोधनों में पढ़ाया जाएगा। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ बहुमत, दिस इज अ काइंड ऑफ अमेंडमेंट। समझ में आ गया दीपक भैया? दीपक विश्नोई जी आपको समझ में आ गया? ये आधे राज्यों की सहमति वाला जो मामला है ये संशोधन के प्रकार है, ना कि बहुमत के प्रकार। आधे राज्यों की सहमति जब ली जाती, किस बहुमत से ली जाती है ये मैं बताऊंगा, और कब बताऊंगा, जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सोना सिंह, कोई बात नहीं। सभी लोगों को ये सुविधा होगी, जो भी बच्चे नौकरियों में हैं, हाउस वाइफ हैं, या किसी भी कारण बस लाइव नहीं आ पाते हैं। लाइव आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दूसरा विकल्प यही है कि आप बाद में क्लास कर सकते हैं। क्लास में कोई डाउट आए तो हमें क्लास के अंतिम 10 मिनट में आकर के तुरंत ज्वाइन करिए और तुरंत सवाल पूछिए। मेरा वादा है कमेंट मेरे सामने ना आए, क्योंकि सैकड़ों की कई सौ, 200, 300, 400 बच्चे लाइव क्लास करते हैं, सब बच्चों का कमेंट एक साथ आता है, धड़ धड़ सबका नीचे ऊपर होता रहता है। आंखों से ओझल हो जाए तो अलग बात है, बाकी मैं किसी भी बच्चे का कमेंट का हर जवाब दूंगा, लेकिन लीगल कमेंट होना चाहिए। हालांकि अब आप ये महसूस करना शुरू कर दिए होंगे इस गहराई से पढ़ाने के बाद हमारे बस की बात नहीं कि अब डाउट निकाल पाना। हाँ, एनसीईआरटी का अच्छा 6 से लेकर 12 तक पढ़िए, पॉलिटी के निशान बहुत अच्छा रहेगा, आपकी समझ बढ़ेगी विषय पर, आप छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जान पाएंगे। ठीक है, पहली बात डाउट आएगा ही नहीं मैं इतने डिटेल में, क्योंकि देखिए जब डिजिटल जमाना आया, कोरोना वैश्विक महामारी आई, तो जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना 2017-18 से खूब पुरजोर तरीके से शुरू किया, 18-19 में, तो हम लोगों ने एक पहले ये सोचा कि भाई ऑफलाइन में तो बच्चा सामने बैठा रहता, तुरंत सर ये कैसे होगा, ऑनलाइन में हजारों की संख्या में बच्चे होते, सब बच्चे से बात किया जाए ये भी संभव नहीं है, तो टीचर को अपने पढ़ाने की रणनीति बदलनी चाहिए। हमने भी बदला, 2016-17 से पहले दूसरी तरफ पढ़ाते थे, 17-18-19 के बाद, खासकर 20 के बाद हमने तो ऑनलाइन पढ़ाने की पद्धति ही बदल दी। अब मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि बच्चों के मन में उठने वाले जितने सवाल हो मैं खुद उठा दूं, बच्चों के मन में जितने भी डाउट उठने वाले मैं खुद उठा दूं, और इस लेवल पर व्याख्या कर दूं कि डाउट नाम की कोई चीज बचे ही ना। और शायद आप महसूस करना शुरू कर दिए होंगे डाउट कहीं आता नहीं होगा आपको, मैं सारी चीजें आपके बताए बगैर क्लियर कर देता हूं, और आपकी तरफ से सवाल मैं खुद उठाऊंगा, खुद उठाता हूं कि बच्चों के मन में क्या क्या सवाल चल रहा होगा। लेकिन फिर भी डाउट आएगा तो मेरा वादा है हर एक डाउट क्लियर करूंगा आपका मैं।
थैंक यू। चलिए, तो भारत में संशोधन के प्रकार है। तो निष्कर्ष यहां से क्या निकला कि भारतीय संविधान न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अब तीसरा टॉपिक देखेंगे। तो हमने भारतीय संविधान की विशेषता में पहला टॉपिक पढ़ा दिया कि भारत का सब संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। मैंने दूसरा भी पढ़ा दिया कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। अब मैं आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का क्या है? मिश्रण है। अब आपका पहला सवाल होना चाहिए कि सर ये न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है, ये संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है? सर ये न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है? सर ये संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है? सर ये संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है? न्यायिक सर्वोच्चता को जुडिशियल सुपरमेसी कहा जाता है। जुडिशियल सुपरमेसी कहा जाता है, सुपरमेसी कहा जाता है। और संसदीय सर्वोच्चता को पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहा जाता है। इसको पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहा जाता है। इसको पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहा जाता है। इसे न्यायिक सर्वोच्चता कहा जाता है और इसे संसदीय सर्वोच्चता कहा जाता है। सर जब हिंदी नहीं समझ में आ रही तो अंग्रेजी कहां समझ में आएगी? जब हम न्यायिक सर्वोच्चता नहीं समझ पा रहे तो जुडिशियल सुपरमेसी कैसे समझेंगे? जब हम संसदीय सर्वोच्चता नहीं समझ पा रहे तो हम पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कैसे समझेंगे? समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब होता है कि उस देश में, जिस देश में संसद सर्वोच्च होती है, जिस देश में संसद सर्वोच्च होती है, यानी कि पार्लियामेंट जो होती है वह सुप्रीम होती है, उसे संसदीय सर्वोच्चता कहते हैं, उसे संसदीय सर्वोच्चता कहते हैं। जिस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, उसे हम न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं। क्या? उसे हम न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं। सर सर्वोच्चता का पैमाना क्या है? कैसे माने कि न्यायालय सर्वोच्च है? कैसे माने कि संसद सर्वोच्च है? कैसे पता लगेगा कि संसद सर्वोच्च है? कैसे पता लगेगा कि न्यायालय सर्वोच्च है? ये बता दीजिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा, जाने का समय आ रहा है तो ध्यान कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। जिस देश के अंतर्गत संसद के कानूनों के वैधानिकता की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं होता, उस देश में संसद सर्वोच्च मानी जाती है। फिर से दोहराऊं अपनी बात को, मैंने क्या कहा? जिस देश के भीतर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का परीक्षण करने की शक्ति न्यायालय के पास नहीं होती है, संसद द्वारा जो कानून बना दिया गया वही सर्वोच्च कानून माना जाता है, उस देश में संसदीय सर्वोच्चता होती है। यानी कि संसद निरंकुश होती है, संसद पर प्रतिबंध नहीं होता है। संसद जो कानून बना दिया वो कानून वैध है या अवैध, वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, इस बात का परीक्षण न्यायपालिका भी नहीं कर सकती। वहां संसद सर्वोच्च मानी जाती है। जैसे ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है। ब्रिटेन में कौन सा विचार अपनाया गया है? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। ब्रिटेन में संसद ने जो कानून बना दिया उस कानून का परीक्षण करने की शक्ति न्यायपालिका के पास भी नहीं होती।
न्यायपालिका उस कानून के औचित्य का और उसके अनौचित्य का निर्धारण नहीं कर सकती। यह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, इस बात का परीक्षण करने की शक्ति न्यायपालिका के पास नहीं होती। संसद ने जो कानून बना दिया, संसद ने जो विधि बना दी, विधि ही विधान बन जाती है, वही वहां का संविधान बन जाता है। और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या होता है? न्यायिक सर्वोच्चता के अंतर्गत न्यायालय सर्वोच्च होती है, अतः न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी सीमा तक रद्द कर सकती है, किसी भी सीमा तक रद्द कर सकती है। न्यायालय के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, न्यायालय के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जहां पर न्यायिक सर्वोच्चता होगी, जहां पर जुडिशियल सुपरमेसी होगी, वहां पर न्यायालय इतनी पावरफुल होती है, वहां की न्यायपालिका इतनी सर्वोच्च होती है कि वहां पर वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी सीमा तक रौंद सकती है। वहां की न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी सीमा तक रद्द कर सकती है। ऐसी पावर होती है न्यायपालिका के पास। क्या कि दुनिया के किसी देश की न्यायपालिका में ऐसी पावर है? यस, अमेरिका की न्यायपालिका में ऐसी पावर है। अमेरिका के न्यायपालिका में ऐसी पावर है। ओहो, दो बात और समझ गए सर। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता अपनाई गई है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता अपनाई गई है। ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद के कानून को न्यायालय परीक्षण भी नहीं कर सकती और अमेरिका की न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी सीमा तक रौंद सकती है। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने ये दोनों विकल्प खुले थे। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान बन चुका था और भारतीय संविधान निर्माताओं के पास ये दोनों विकल्प खुले थे। अगर वह चाहते तो अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपना लेते, अगर वो चाहते तो ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपना लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में देख के बताओ कि वहां न्यायिक सर्वोच्चता से क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा कि पहले ब्रिटेन का भी सर्वे कर लो, ब्रिटेन में देखो कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है, ब्रिटेन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। समझदार व्यक्ति वही होता है, किसी का घर शीशे का बना है तो शीशे का मत बनवा लो, एक बार पूछ लो कि शीशे का घर बनवाने में क्या प्रॉब्लम है। कोई घर अगर मिट्टी का बनवाया है तो मिट्टी का आप भी मत बनवा लो, पहले एक बार पता करो कि मिट्टी के घर के क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। समझदार व्यक्ति यही करता है। भारतीय संविधान निर्माता दुनिया के सबसे समझदार संविधान निर्माता थे। वो पहले किसी भी व्यवस्था की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखते थे, फिर अपने देश की परिस्थिति देखते थे और जो हमारे देश की परिस्थिति में फिट बैठता था हम उसी व्यवस्था को अपनाते थे। इसलिए भारतीय संविधान मौलिक है। यही है भारतीय संविधान की मौलिकता। कोई बच्चा कमेंट किया था शायद आयुष ने, मैंने आपको बता दिया। जब ब्रिटेन का अध्ययन किया गया तो यहां पर देखा गया कि ब्रिटेन में संसद बहुत मजबूत है। इसका मतलब है वह किसी भी सीमा तक जाकर कानून बना सकती है। क्या? वह किसी भी सीमा तक जाकर कानून बना सकती है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वह मनमाना कानून बना सकती है। यानी संसद निरंकुश है और वह कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी तो कर सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध भी तो कानून बना सकती है। वह संविधान के नियमों के विपरीत भी तो कानून बना सकती है, क्योंकि इनके कानूनों को कोई चेक करे ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। इसलिए ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अतः ब्रिटेन की संसद किसी भी सीमा तक जाकर कानून बना सकती है और किसी भी सीमा तक कानून बनाकर वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। ऐसे में व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि ब्रिटेन की प्रॉब्लम क्या है? ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है, ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का परीक्षण न्यायपालिका नहीं कर सकती है। इसलिए ब्रिटेन में नागरिकों का गरिमापूर्ण जीवन, एक मर्यादित लाइफ खतरे में था। यहां पर गरिमापूर्ण जीवन खतरे में था, गरिमापूर्ण जीवन
खतरे में था। और यहां पर क्या था, यहां न्यायिक सर्वोच्चता थी, यानी कि न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी सीमा तक जाकर रौंद सकती थी, यानी रद्द कर सकती थी, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती थी, यानी कि शून्य घोषित कर सकती थी। इसका क्या दुष्परिणाम होगा? अरे न्यायिक सर्वोच्चता का दुष्परिणाम यह होगा कि शासन प्रणाली में अराजकता आ जाएगी। शासन प्रणाली में अराजकता आ जाएगी। अराजकता का मतलब क्या हुआ? अरे दिक्कतें आ जाएंगी, मुश्किल आ जाएंगी, क्योंकि जनता की मांगों के अनुरूप संसद के सदस्य कानून बनाते हैं और ऐसे कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर देती है, जिससे शासन नहीं चल पा रहा है। जनता कुछ कहती है, संसद वादा करती करेंगे करेंगे, और जब वो करती है तो न्यायपालिका रद्द कर देती है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा था? न्यायिक सर्वोच्चता में शासन प्रणाली सही से नहीं चल रहा था, शासन प्रणाली में व्यवधान आ जा रहा था, जनता की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, उसका सरकार के प्रति विश्वास कमजोर होता जा रहा था। संविधान निर्माताओं ने कहा दोनों जगह प्रॉब्लम है। अगर हम संसदीय सर्वोच्चता को अपनाते हैं तो व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर हम न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाते हैं तो शासन प्रणाली में व्यवधान आ जा रहा है, जनता की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, शासन प्रणाली में अराजकता आ जा रही है। अतः ये दोनों ही व्यवस्था अच्छी नहीं है। अतः ना हम न्यायिक सर्वोच्चता अपनाएंगे, ना हम संसदीय सर्वोच्चता अपनाएंगे। लोगों ने कहा तो अब क्या अपनाएंगे? संविधान निर्माताओं ने जो कहा उसे जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बदले में संविधान निर्माताओं ने जो कुछ भी कहा उसे जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की समय सीमा समाप्त हो गई और ये 1.5 घंटा जैसे लगते हैं कि 15 मिनट में गुजर गए। तो मैं कल मिलूंगा तो और बताऊंगा भारतीय संविधान निर्माताओं ने न तो ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया, न तो अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया, क्योंकि न्यायिक सर्वोच्चता में शासन प्रणाली में अराजकता आ जा रही थी, संसदीय सर्वोच्चता में व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन खतरे में पड़ जा रहा था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सा रास्ता अपनाया, उस रास्ते को जानने के लिए कल मिलिए सुबह 9 बजे, तब डिटेल में इसको मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज का पूरा सेशन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आज के सेशन में डाउट नाम की तो कोई चीज़ आपको रही ही नहीं होगी, अगर कुछ भी फिर भी है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और आगामी 4 दिन की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगामी 4 दिन की क्लास आपने अच्छे से कर लिया तो आधा संविधान में क्लियर कर दूंगा आपका, आधे संविधान की समझ डेवलप हो जाएगी आगामी 4 दिनों में। आगे की 4 दिनों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 137 सर थोड़ा बता दीजिए सर प्लीज। बिल्कुल नहीं बताएंगे शिवानी शिवम, मैं पूरे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आर्टिकल 137 सर थोड़ा बता दीजिए। कोई कह दे 136 थोड़ा बता दीजिए, कोई कह दे 32 थोड़ा बता दीजिए, कोई कह दे 60 बता दीजिए, कोई कह दे 312 बता दीजिए। क्यों बता दूं अभी मैं आर्टिकल 137 क्यों बता दूं? क्या जरूरत पड़ गई आर्टिकल 137 की? जाके गूगल करिए, आपको पर्सनल जरूरत है। हम तो तब बताएंगे जब उसका समय आएगा बाबू, हम तो तब बताएंगे जब उसका समय आएगा। यही तो सिखा रहा हूं, आगे आगे नहीं भागना है, इंतजार करना है जूता चुराई आने का। सारी रस्म दिखाऊंगा। शादी विवाह की ऐसी कोई रस्म नहीं है जो इस आयोजन में नहीं होगा। पॉलिटी की दुनिया में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, ऐसा कोई संशोधन नहीं है जो एग्जाम में आता है और हमारी कक्षा में नहीं आएगा, लेकिन समय आने पर आएगा, आपकी इच्छा पर नहीं आएगा। लेकिन इस समय आने पर आएगा, आपकी इच्छा पर नहीं। यहां 137 क्यों बता दूं? पूछने में भी शर्म नहीं आई? क्यों पूछा अभी? ये बताऊंगा, समय आने दीजिए, सब बताऊंगा। आपको पर्सनल जरूरत है गूगल कर लीजिए, एआई से पूछ लीजिए, हम तो तब बताएंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो बाबू, मेहनत करो। मैं फिर वादा करता हूं, बीतने 200 घंटे फिर पॉलिटी में मुकाबला आपका कोई कर नहीं पाएगा अगर आपने वैसा कर दिया जैसा मैं कहता गया। बस शर्त यही है कि आपके अंदर वो अनुशासन आ गया या नहीं। पीसेस के लिए कुछ नहीं करना है पल्लवी, केवल करंट अफेयर की क्लास एनफ है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, डेली अच्छे विचार सीखिए, डेली अच्छे मूल्य सीखिए, डेली अच्छे संस्कार सीखिए, डेली के डेली अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाइए और पॉलिटी का ज्ञान सीखते रहिए। यही जीवन का सबसे बेहतर सार है। अगर आपने हर रोज परिवर्तन हो रहा है, हर रोज कुछ नया सीख के जा रहे हैं और हर रोज आपकी पर्सनालिटी बदल जा रही है, विचार बदल जा रहे हैं, दिनचर्या बदल जा रही है, सोच बदल जा रही है, अनुशासन बदल जा रही है, तो आप तरक्की कर रहे हैं और यही तरक्की आपको करते रहना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अभी नहीं, अभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कब पढ़ना है उसको।